नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। राजनीतिक चिंतन के प्रैक्टिस सीरीज में आज हम पूर्व की भांति 25 प्रश्नों का सीरीज लेकर के आए हैं। तो चलते हैं, एक एक प्रश्न को हम सॉल्व करते चलेंगे। पहला प्रश्न है, कौन सा राजनीतिक चिंतक अरस्तू के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार करता है? देखिए यहाँ पे अरस्तू के विचारों को पूरी तरह से क्या करता है? अस्वीकार करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाफ्स। अगला प्रश्न है, किसने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है? किसने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दिया है कार्ल पॉपर, दिया है फ्रेडरिक, दिया है अन्ना हारेंट, दिया है जैकब। तो देखिए यहाँ पे जैकब ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब, यहाँ पे सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। तो सूची 1 में मार्क्स की रचनाएं दिया गया है और सूची 2 में उससे संबंधित विषय दिया गया है। तो देखते हैं, इसमें ए है पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट। जो पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट है ये वी संबंधन इसका मिलान हो जाएगा। और दास कैपिटल है, तो दास कैपिटल में इसे अधिशेष मूल्य की चर्चा की गई है, विषय की चर्चा की गई है। द 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट, तो ये राज्य की अपेक्षित स्वायत्तता के बारे में के विषय में चर्चा की गई है। क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम जो है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा जो 4, 3, 1 और 2 इस, तो देखते हैं इसका जो इस तरीके से क्या बनता है, 4, 3, 1, 2। देखिए 4, 3, 1, 2 जो हमारा है ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से कथन मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही है? देखिए यहाँ पे मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में कौन कथन सही है? तो 4 कथन दिए गए हैं। तो देखते हैं, इनमें से प्राचीन रोम को देवत्व प्रदान किया जाता है। इसमें प्राचीन रोम को देवत्व प्रदान किया गया है, तो ये सही है। इसमें इतिहास का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है ताकि शासन कला सीखी जा सके। देखिए ये भी सही है। राजा अर्थात शासक की सफलता हेतु निजी सेना की आवश्यकता बताई गई है, इसकी कोई चर्चा नहीं की गई। इटली के नैतिक पतन हेतु धर्म को दोषी बताया गया है। इटली के नैतिक पतन को धर्म का दोषी बताया गया है, तो ऐसा उसमें नहीं है। तो इसके हिसाब से 1 और 2 इस कथन जो है वो सही है। तो देखते हैं ऑप्शन में 1 और 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिख दिया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान से संबंध है? इसमें जो सही है उसी को देखना है। देखिए पहला है तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन है, तो ये सही है। राजनीति के एक आनुभविक विज्ञान का विकास करना है, ये भी सही है। आदर्श प्रकार का पहुंचना, देखिए नहीं है। अमूर्त विचारों को व्यवहार में लागू करना, तो ये अमूर्त विचार को व्यवहार में लागू करने से संबंधित है, तो इसमें भी पहला और दूसरा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दिया हाफ्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है न कि अधिकार। हाफ्स के लिए जो केंद्र बिंदु है वो सत्ता है न कि अधिकार। क्यों? तो क्यों का जवाब ये है कि ऑप्शन नंबर ए है सत्ता अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है। अब बी है अधिकारों के कर्तव्य भी शामिल होते हैं, और सत्ता और अधिकार में एक अंतर्निहित टकराव है। देखिए व्यक्तियों के बीच सहमति जुटाना कठिन है। तो देखिए हाफ्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है न कि अधिकार,
क्यों? तो व्यक्तियों के बीच सहमति जुटाना कठिन है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? तो ऑप्शन दिया है वस्तु एवं सेवा का वितरण, वस्तु एवं सेवा का वितरण, भार और प्रसुविधा, सी है दंड और प्रतिशोध, और डी है एक व्यक्ति एक कार्य एक वर्ग एक कर्तव्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक व्यक्ति एक कार्य और एक वर्ग एक कर्तव्य। देखिए प्लेटो के अनुसार जो न्याय था, उन्होंने बताया था कि समाज में 3 वर्ग होते हैं, तो जिसमें से जो पहला वर्ग था उसको माना था शासक वर्ग, और दूसरा जो था वो सैनिक वर्ग, ठीक है, और तीसरा वर्ग था जो था वो था उत्पादक वर्ग। और बताया था कि ये तीनों वर्ग अपना अपना काम करेंगे, कोई भी वर्ग के कोई भी व्यक्ति दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यही न्याय है। तो इन्होंने तमाम लोगों के, तमाम विद्वानों के न्याय की जो धारणा थी, न्याय के बारे में विचार था, उसका खंडन करके इन्होंने अपना न्याय व्यवस्था या फिर न्याय का सिद्धांत दिया था। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है, और इसमें से देखिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इसमें दिया है कि ऑक्सफोर्ड का कहना है कि हाफ्स अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में पैदा होने वाला सबसे महान राजनीतिक चिंतक है। जो है हाफ्स जो है अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में पैदा होने वाला सबसे महान राजनीतिक चिंतक है। और तर्क इसका है कि कोई अन्य चिंतक उसके दार्शनिक आधार तथा विचार की स्पष्टता कर बराबरी नहीं कर सकता। देखिए कथन तो दोनों सही हैं, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए दिया है कि किसने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर बताया है। देखिए एक युवा मार्क्स होता है, एक वृद्ध मार्क्स होता है, तो इन दोनों के बीच किसने अंतर बताया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल्थ्यूजर। देखिए लेनिन, मिलीबैंड और लग्जमबर्ग ये इस संबंध में युवा मार्क्स या वृद्ध मार्क्स के बारे में इस तरह से नहीं कुछ करते हैं। अल्थ्यूजर जो है ये दोनों के बीच बताया है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 110वें नंबर पे, ग्रामसी ने फासीवाद की विशेषता बताई है। देखिए ग्रामसी ने फासीवाद की विशेषता बताई है, तो प्राधान्य क्रांति, निष्क्रिय क्रांति, बुर्जुआ क्रांति और लघु बुर्जुआ क्रांति। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसको उत्तर जो है ये ग्रामसी के अनुसार जो हो जाएगा फासीवाद, ये निष्क्रिय क्रांति इसका सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण इस पर आधारित था कि कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है। बी है सत्ता में अनवरत बने रहने के उपाय, प्लेटो के रिपब्लिक के मूल प्रतिपादन को स्वीकार करना, बहुसंख्यक का शासन सुनिश्चित करना। देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि कौन शासन करता है और शासन के कौन लाभान्वित होता है। अगला प्रश्न है, देखिए फिर ये सूची वाला प्रश्न आ गया। तो सूची 1 में जो दिया गया है वो है अवधारणा, ठीक, और सूची 2 में जो दिया गया है वो है चिंतक, यानी कि किस चिंतक के कौन सा अवधारणा है। तो पहले नंबर पर जो चिंतक है अवधारणा है वो है मौन सहमति। तो जो मौन सहमति है वो है जॉन लॉक के चिंतक। और बी है स्वयं से एवं दूसरे से संबंधित कार्य। तो स्वयं से और दूसरे से संबंधित कार्य के बारे में जो अवधारणा दिया है वो है बेंथम। नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में बर्लिन ने विचार दिया, अवधारणा दिया। सुव्यवस्थित समाज जो है वो जॉन राल्स्की से संबंधित अवधारणा है। तो इसके हिसाब से हमारा जो बनेगा वो 3 4 2 1
ठीक है, 3 4 2 1 34 21। देखते हैं ऑप्शन में, तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देखिए ये फिर अभिकथन से संबंधित प्रश्न आ गया है। तो इसमें अभिकथन ए दिया है और जो तर्क दिया है वो आर दिया है। तो कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो जो अभिकथन ए है, इन्होंने लेनिन ने बुद्धिजीवियों के क्रांतिकारी कार्य का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया है और क्रांति के प्रभावी कारण उत्पादन के विचार होते हैं, न कि उसकी भौतिक स्थितियाँ। देखिए ये जो अभिकथन है ये सही है, और जो तर्क जो दिया है वो भी सही है, और तर्क जो है इसका स्पष्टीकरण करता है। तो इसके हिसाब से देखते हैं ऑप्शन में, तो ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न जो है वो सूची 1 का प्लेटो के संवाद दिया गया है। सूची 1 में प्लेटो के क्या दिया गया है, संवाद दिया गया है, और सूची 2 में जो है उसके मुख्य विषय दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं सिम्पोजियम। तो जो सिम्पोजियम जो था वो प्रेम की तत्व मीमांसा से संबंधित है, और फिलक्स है वो विचारों के सिद्धांत को नीति शास्त्र के क्षेत्र पर लागू करना है, अर्थात ये तीसरा हो जाएगा। और टाइमियस जो है भौतिक अस्तित्व के सिद्धांत का क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। और द रिपब्लिक जो है वो है राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित ये विषय है या संवाद है। तो इसके हिसाब से बन रहा है जो 4 3 1 2। तो देखते हैं 43 और 12 में कौन बन रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें जो है अभिकथन ए और जो तर्क आर है, और दोनों को कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो अभिकथन दिया है अरस्तु के किसी भी प्रामाणिक बोध के द्वारा विचारों का समर्थन प्लेटो के विपरीत था। देखिए ये भी तो सही है। अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त आदर्शवाद को दार्शनिक रूप देने का एक प्रयास है। तो ये भी सही है। तो और इसका स्पष्टीकरण भी लगभग सही ही है। तो इसका जो दिया है ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, फिर वही प्रश्न, अभिकथन ए है, अभिकथन ए और तर्क आर है, और सही कूट का प्रयोग करना है। तो अभिकथन दिया है मैकियावेलीवाद नैतिकता के दोहरे मानदंड का समर्थन करता है, जिसमें एक तो शासक के लिए है जबकि दूसरे निजी नागरिकों के लिए। तो ये जो है सही है। और राज्य के निर्माता के रूप में शासक न सिर्फ कानून से परे है बल्कि नैतिकता से भी परे है, ये भी सही है। तो ये ए और आर दोनों सही है, और जो आर है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो देखते हैं ये ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके विचारों को उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया गया है। देखिए यहाँ पे उपयोगितावाद के अतिवाद के शामिल किया गया है। ये चीज़ देखिए मैकियावेली है, थॉमस हॉब्स है, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो। तो इसके हिसाब से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा थॉमस हॉब्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए कूट वाला प्रश्न फिर से आ गया। आज लगभग सबसे ज़्यादा कूट के ही प्रश्न आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अभिकथन दिया है ए और तर्क आर, और जो अभिकथन क्या कह रहा है, कुछ लोग कार्ल मार्क्स की व्याख्या आर्थिक नियतिवाद के रूप में करते हैं जबकि अन्य इसे मानवोचित समाजवादी के रूप में व्याख्या करते हैं। ये सही है। समस्या उनकी अपनी रचनाओं की व्यापकता तथा उसके जटिल स्वरूप से पैदा होते हैं, ये भी सही है। और ये इसका लगभग व्याख्या जो स्पष्टीकरण है वो सही भी है।
तो इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है जो सूची 1 में लेखक का नाम दिया गया है और सूची 2 में अवधारणा दिया गई है और दोनों लेखक और अवधारणा से मिलान करना। तो जो ए है जॉन रॉल्स, तो जॉन रॉल्स जो है जस्टिस एज फेयरनेस, जस्टिस ए फेयरनेस। और जॉन्सी हरसाणी का जो ये हो जाएगा द मैक्सिमिन प्रिंसिपल्स। और रिचर्ड जे अनर्सन, तो ये हो जाएगा दूसरा प्राइमरी गुड्स रिकंसीडर्ड। और एलेक्स कैली निकोस, तो ये हो जाएगा इक्वलिटी ऑफ वाट। तो इसके हिसाब से देखिए 3 4 2 1 ये बन रहा है। तो 34 और 21 देखते हैं, 34 और 21 जो है ऑप्शन नंबर है निम्नलिखित में से किसने नागरिक शक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है? संपत्ति को विनियमित करने तथा उसके संरक्षण करने तथा ऐसे कानून को लागू करने में समुदाय की शक्ति का उपयोग करने के लिए शक्ति के साथ विधि बनाने का अधिकार। ये सभी सार्वजनिक हित के लिए है। तो देखिए यहाँ पे जो अधिकार यहाँ पे आएगा वो हो जाएगा जो जॉन लॉक, ये बनाने का अधिकार लॉक सभी सार्वजनिक हित के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तो देखिए अगला प्रश्न जो दिया है, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के विचारों के सिद्धांत का स्रोत नहीं है? प्लेटो के विचारों के सिद्धांत का स्रोत क्या है? नहीं है। नहीं का मतलब देखिए जो ए है हेराक्लीटस संभूति के क्षेत्र का विस्तार। तो देखिए जो हेराक्लीटस जो है संभूति के क्षेत्र का विस्तार, ये जो प्लेटो के विचारों का स्रोत में ये माना जाता है, ये माना जाता है। देखते हैं बी क्या है, एटिस्थेनिस निरपेक्ष वैराग्य वृत्ति तथा कठोर स्वयातना का विचार है। देखिए ये लगभग ये गलत है ये तो। और सुकरात अवधारणाओं का सिद्धांत, तो सुकरात के अवधारणाओं का सिद्धांत प्लेटो ने लिया था, उसके स्रोत में भी माना जाता है। और एलियाटिक्स निरपेक्ष संभूति के क्षेत्र का विस्तार, तो ये भी प्लेटो लिया था। दे बस ये जो बी है तो ये नहीं लिया था, तो इसका यही उत्तर सही हो जाएगा कि ये नहीं है। अगला प्रश्न है, देखिए फिर सूची वाला प्रश्न आ गया। यहाँ पे जो सूची 1 में जो दिया गया है ये अरस्तु के कार्य कारण तथा भाव का सिद्धांत दिया गया और दूसरा उसका स्पष्टीकरण है। तो ये इसके अरस्तु के कार्य कारण के भाव का सिद्धांत को हमको उसके स्पष्टीकरण से मिलान करना है कि कौन उसका स्पष्टीकरण हुआ। तो पहला निमित्त कारण, तो जो निमित्त कारण है वो गति का कारण हो जाएगा, ठीक है। और जो अंतिम कारण को हम वह उद्देश्य जिसकी ओर गतिविधि लक्षित है, तो बी का 3 हो जाएगा। भौतिक कारण को पदार्थ जिससे वह बना है, वो हो जाएगा भौतिक चीज़। और औपचारिक कारण जो हो जाएगा वस्तु का पदार्थ एवं सार, तो इसका जो बन रहा है 4 3 2 1, ठीक है। तो 43 21 देखते हैं, इसके 43 21 किस ऑप्शन में है? 43 21 ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दिया गया है अभिकथन ए और आर जो है उसका तर्क है और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनना है। तो लाख के लिए श्रम संपत्ति का स्रोत और औचित्य है, लाख के लिए श्रम संपत्ति का स्रोत और औचित्य है, तो ये सही हो जाएगा। इसका कार्य पृथ्वी को उपभोग्य समान में बदल देना है, ये भी सही है। तो इसी हिसाब से इसका स्पष्टीकरण भी है, तो इसका हिसाब से ए और आर दोनों सत्य हैं,
तो आर ए का स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन रॉल्स की अज्ञानता के पर्दे की अवधारणा की एक विशेषता सही नहीं है। देखिए यहाँ पर कह रहा कि कौन जो है रॉल्स के अज्ञानता के पर्दे की अवधारणा की एक विशेषता सही नहीं है। तो देखिए दिया है कि समाज में अपना स्थान, अपनी वर्ग स्थिति अथवा सामाजिक हैसियत को कोई नहीं जानता। ठीक है, तो ये जो है ये लगभग सही ही है। प्राकृतिक संपदा के वितरण तथा क्षमता में अपना भाग्य को कोई नहीं जानता। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी लगभग सही ही है। पक्षधर अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जानते हैं। जो पक्षधर हैं वो अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक पद्धति को जानते हैं, तो ये नहीं हो पाएगा। पक्षकार अच्छे की अपनी अवधारणा के बारे में भी नहीं जानते, तो ये भी लगभग सही ही हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा जो नहीं कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए सेट का जो एक 25 नंबर का जो अब आखिरी प्रश्न है, तो इसमें दार्शनिक दिया है, एक सूची में दार्शनिक दिया है और एक सूची में उसके विचार दिए हैं, और सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो ए का देखते हैं किससे मिलता है। तो दिया है कि मैकियावेली, तो जो मैकियावेली है उसे हम नैतिक उदासीनता बोलते हैं। इनके विचार, हाब्स के जो विचार हैं आत्म परीक्षण की वृत्ति, और लाक के जो विचार हैं वो संपत्ति का नैसर्गिक अधिकार, और रूसो का जो विचार है तर्क के प्रति विद्रोह। तो इसके हिसाब से जो बन रहा है 23, ठीक, और यानी कि ये 2 है, फिर 3 है, उसके बाद से 4 और 1, 4 और 1, यानी 23 और 41। 23 41 देखते हैं किस में बन रहा है, तो 23 और 41 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज का ये जो सीरीज है, इस सीरीज का 25 प्रश्न को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो फिर इसके आगे का जो सीरीज प्रश्नों का जो 25 प्रश्नों का आगे का जो मिलेगा हम लोग को, उसका हम लोग हल कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।